एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज अभी मैं जा रही हूँ हिंदी गोष्ठी में। एक्चुअली आज हमारी हिंदी सभा है, तो महीने में एक बार हमारी हिंदी सभा होती है और जिसे जो भी सदस्य जुड़े हैं तो एक एक करके सभी के घर में हिंदी सभा का आयोजन होता है। तो जैसे पहले मेरे घर पे था, इसके बाद मुक्ति बत्रा का हुआ था और मेरी फ्रेंड शालिनी सिंह के यहाँ पे है। वैसे ही हर महीने में गोष्ठी के अलग अलग विषयों पे दिया जाता है, तो गोष्ठी भी अलग अलग विषयों पे होती हैं। तो हमें जो विषय हमें मिलते हैं संस्कार वैभव अध्यक्ष मीना जैन जी के द्वारा मिलते हैं। तो मीना जैन जी जो भी विषय हमें देती हैं उसके आधार पे सभी सदस्य अपनी स्वरचित रचनाएं लेके आते हैं। मंथ है तो अप्रैल मंथ की गोष्ठी हास्य पे आधारित होती है। सदस्य आज हास्य पे कुछ ना कुछ स्वरचित लेके आए होंगे, तो चलो मैं आज आपको लेके चलूँगी आज की गोष्ठी में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड और बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि गोष्ठी हमारी हमेशा डिसिप्लिन वे में होती है। सबसे पहले 11:30 बजे हम लोगों को वहाँ पे उपस्थित होना पड़ता है और 11 बजे सरस्वती वंदना से हमारी गोष्ठी की शुरुआत होती है। तो बहुत कम ही मैं आपको डिटेल में बता पाती हूँ। सारे सदस्यों की रचनाओं को मैं कवर कर पाऊँ ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट जितना भी मैं संस्कार वैभव में जितना भी डिसिप्लिन वे में रह के कर पाऊँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज मेरे साथ संस्कार वैभव गोष्ठी में गोष्ठी शुरू हो चुकी है। संचालन आज मुक्ति बत्रा का। को मैं वैसे भी हंसती रहती हूँ, तो आज मुझे सबको हंसाने का मौका मिला है, तो मैं इसी हंसी ठिठोली से पूरी सभा चलाऊंगी और ज़बरदस्ती सबको हंसाऊंगी। अगर नहीं भी हंसेंगे तब भी हंसाऊंगी बस। तो बहुत बढ़िया मुक्ति, आज तो बहुत सभा में मुझे लग रहा बहुत ही सभा अच्छी होने वाली है और आपका संचालन होता ही बहुत ही अच्छा, तो ऑब्वियस है आज भी बहुत ही अच्छा होगा। तो बस सब सभा शुरू होने ही वाली है, सारे सदस्य आ चुके हैं। शब्द उनके हैं, स्वर मेरे हैं। प्रिय बहनों, अप्रैल माह की हास्य रंग भरी सभा में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को अप्रैल माह में पड़ने वाले पर्वों महावीर जयंती, बैसाखी, अक्षय तृतीया आदि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 13 अप्रैल गाजियाबाद में साहित्य विमर्श कार्यक्रम में संध्या जी के मार्गदर्शन में सदस्यों ने भाग लिया। इभा जी की वंदना मंच पर गाई गई, उनको बधाई देती हूँ। कार्यक्रम में शब्दों की बगिया पुस्तक का लोकार्पण हुआ, जिसमें ऋतु जी की रचनाएं हैं। हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सभी सदैव हंसते मुस्कुराते रहें, यही कामना करती हूँ। धन्यवाद मनीषी जी। संस्कार वैभव की मार्च माह की महिला दिवस विशेष सभा का आयोजन दिनांक 19/3/25 को पार्श्वनाथ सोसाइटी इंदिरापुरम गाजियाबाद में मुक्ति बत्रा के आवास पर किया गया। सर्वप्रथम साहित्य सेवी पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात सभा का प्रारंभ दीप प्रज्वलन व श्रीमती मीना जैन जी द्वारा रचित सरस्वती वंदना से हुआ। अध्यक्ष मीना जैन जी ने अपने वक्तव्य में सभी को महिला दिवस व होली की शुभकामनाएं दी। समाज में स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आज भी बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार की सुविधाओं की आवश्यकता। मलिक राजे
अशरफ बताया जाता है। ये मामूली जिम्मेदार थे और खेती करते थे। पिता के साथ साथ जायसी भी खेती करके जीवन निर्वाह करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कुछ रचनाओं में गुरु परंपरा का उल्लेख मिलता है और कहना है कि सैयद अशरफ जो मेरे प्रिय मित्र संत थे, मेरे लिए उज्जवल पंथ के पथ प्रदर्शक बने और उन्होंने प्रेम का दीपक जलाकर मेरे हृदय को निर्मल कर दिया। जायसी कुरूप थे, वह काने भी थे। एक मान्यता अनुसार वे जन्म से ही ऐसे थे, किंतु लोगों का मत है कि शीतला रोग के कारण उनका शरीर विकृत हो गया। अपने काने होने का जिक्र उन्होंने खुद मैया मैया प्यारी तू मैया, हर कोई चाहे तेरा दर्शन हो मैया। वाह वाह वाह। तो ये सब हमारी संस्कृति में कैसे घुस रहा है, ये आप लोग जानिए हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। अब कुछ भी कह लीजिए, हमें छोटी या बड़ी बहन तो बनाना ही पड़ेगा। संस्कृत अपनी जगह है, संस्कृति अपनी जगह है। 6 साल पहले प्यार किया था, प्यार किया है हो पापा, प्यार किया है हो मैया, प्यार किया है। देवता तो बसेंगे, इन्हीं गाने की धुन पर झूमेंगे, नाचेंगे, फिर लांगुड़िया गाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर गाएंगे मैं तो रोवे दूध पिया दूंगी तो छोटू सो लांगुड़िया। मैं तो रोवे दूध पिया दूंगी छोटू सो लांगुड़िया। मन से जैसे ही मोटापे पर गुदगुदाती हास्य कविता सुनाई, दर्शक दीर्घा से तुरंत एक खूबसूरत युवती से एक फरमाइश आई, क्यों न ऐसी ही हल्की फुल्की कविता दुबले लोगों पर भी सुनाई जाए। यह सुनकर कविता का अगला विषय पाकर मेरे दिल के तार झंझनाए। सूती साड़ी में लिपटी युवती से मैंने कहा, तुम कमाल लग रही हो। तभी ध्यान आया, एक दिन पति ने कहा था, सूती साड़ी में तुम फुटबॉल लग रही हो। होती है तो सीढ़ी पर चढ़कर पंखे सफाई से चमकाने की टेंशन होती है, पलंग के नीचे कुछ गिर जाए तो झूठा निकालने की टेंशन होती है, ग्लास गंदा रह जाए तो हाथ घुसा साफ करने की टेंशन होती है, और मुझे तो दुबले पतले लोगों को प्यार से गले लगाने में भी कोई पतली ना चटक जाए, मुझे इस बात की टेंशन होती है। बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। लक्ष्मी भट्ट जी को कि वे हास्य की किस विधा को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। धन्यवाद मुक्ति। मैंने भी हास्य व्यंग पे लिखा है। तो अभी जो 2-3 दिनों से मौसम जो खुशनुमा हुआ है, ओलावृष्टि हुई है, तो हमारी शॉर्ट ड्रेस की, और ये कहीं ना कहीं सभी लोगों के विचार है हमारे लिए। तो चंद लाइनों में सुनिए। गूंज ने काम कर लिया। एक्चुअली आंखें देख जिसे शर्मा जाए, ऐसे सीन बन रहे हैं। आजकल की महिलाएं 40 में रंगीन बन रही है, न बिंदी न पायल न सिंदूर, मेकअप में लिपटी रंगीन बन रही है। आजकल की महिलाएं नमकीन बन रही है। होड़ लगी है आधुनिकता की, फेसबुक यूट्यूब इंस्टा में डोल रही है। होड़ लगी है आधुनिकता की, फेसबुक इंस्टा यूट्यूब में डोल रही है। आंखें देख जिसे शर्मा जाए, ऐसी अंधी होड़ लगी है। आजकल की महिलाओं में देखो कैसी दौड़ लगी है। धन्यवाद। मैं क्या कर रहा हूँ ये तो आप देख ही रहे हैं, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? रिपोर्टर बोला, हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे के हमदम, इसमें आपका स्वागत है। हमदम बोला, हम तो यहाँ तब संस्कारों की चर्चा होती है, जो भारतीय परिवारों में परंपरा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। पहली से दूसरी, फिर तीसरी, इस प्रकार हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी विचार, नीतियाँ, रीति रिवाज आगे बढ़ते जाते हैं। थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ हमारी पीढ़ी ने जब से होश संभाला, स्वयं को अनुशासन में पाया। घर के बड़ों ने जो भी सिखाया उसको पूरी शिद्दत से निभाया। कोई बात अच्छी ना भी लगी, उस पर बिना तर्क किए सिर झुककर सराहा। अब यह तो गुजरे जमाने की बात हो गई, किंतु आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। जो कुछ हमने सीखा
सीखा वह हम तक ही रह गया, क्योंकि सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अर्थात अब कुछ भी आगे फॉलो। बात आप सबको पता है कि वे हर काम कितना सोच समझ कर करती हैं। कुछ तो इतना ज़्यादा सोचती हैं कि सोच भी परेशान हो जाती है कि मुझे इतना कैसे सोच लिया। एक डिप्रेशन ग्रस्त महिला डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने पूछा, हाँ जी क्या बीमारी है आपको? महिला, जी कभी भी कहीं भी दिमाग में उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, रुकते ही नहीं। डॉक्टर बोले, किस तरह के विचार? महिला बोली, जैसे आज की ही बात ले लो। जब मैं आपके यहाँ आई तो मैंने देखा कि ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं है। फिर मैंने सोचा कि कितनी मेहनत करके पढ़ाई करके आप डॉक्टर बने होंगे, कितना पैसा लगाकर आपने ये क्लिनिक खोला होगा और एक भी पेशेंट नहीं। आपकी कमाई कैसे होगी? आपका घर कैसे चलेगा? आपने अस्पताल खोलने के लिए जो लोन लिया होगा उसका भुगतान कैसे होगा? कहीं किसानों की तरह आप भी तो लटक कर जान नहीं दे देंगे? बस कुछ इस तरह के विचार मन में आते रहते हैं। क्या बताऊं, बहुत चिंता हो जाती है, मन घबराता रहता है। तब से डॉक्टर बेचारा डिप्रेशन में है और अपना इलाज करवा रहा है। मैंने भी पिछले दिनों जो भी फेसबुक पे ऑब्जर्व किया उसी के आधार पे कुछ लिखने की कोशिश की है। तो मैं डिस्क्लेमर पहले दे देती हूँ, टॉपिक बहुत जनरल है, फिर भी अपने दिल पे ना लें। तो मेरे हास्य व्यंग का शीर्षक है इंसान बनाम कार्टून। पूरे के पूरे कार्टून लगते हो, कहकर देखा है आपने किसी को? अरे रे आजकल नहीं, अब से पहले कैसे नाराज हो जाते थे सब, जैसे कोई गाली ही देती हो। अक्सर बच्चों को कहा जाता, और देखो पूरे के पूरे दिन कार्टून, हरकतें भी तो कार्टून वाली ही करते हो। ये हाल रहा तो कार्टून ही बनोगे बड़े होकर, याद रखना। बेचारे माँ बाप नहीं जानते थे कि स्वयं को कार्टून बनाना एक दिन ट्रेंडिंग यानी चलन में होगा। सब स्वयं को कार्टून बनाने में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि ऐप वाले भी परेशान हो जाएंगे। अरे भाई, जिसको देखो वही कार्टून बने जा रहा है। खुद तो खुद पूरे परिवार को बना रहा है, फिर अपनी उपलब्धि को फेसबुक, डीपी, स्टोरी, रील, इंस्टाग्राम पर हैशटैग घिबली, कैचिंग अप विद घिबली, ट्रेंडिंग घिबली, मैं भी घिबली जैसे कैप्शन लगाकर फूला नहीं समारा। मैं आदरणीय मीना जैन जी की रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। जमकर निंदा कीजिए जब तक जिह्वा थक न जाए, निंदा सम आनंद नहीं कहते निंदक प्राय। निंदा से निकले भड़ास, निंदा से मन हर्षाए, कबीरा भी कहकर गए निंदक नियरे भाई। प्रशंसा करना अति कठिन, निंदा है आसान, देर भला किस बात की, करिए निंदा कार्य महान। निंदा है प्रवचन समान, करता कोई एक, रसास्वादन करते सभी, श्रोता होत अनेक। निंदनीय शब्दों का विस्तृत है एक कोश, गोपनीय है लेकिन होता यथा समय उद्घोष। निंदा करने के लिए समय न निश्चित कोई, निंदा पिटारी खोलिए जब आपका मन होए। छे होती निंदा कोई न अवसर खोई, निंदा करने वाले पर कर न लगता कोई, लेकिन फिर भी निंदा निपुण होता कोई कोई। वैश्विक स्तर पर चलता निंदा का कारोबार, चहुदिश निंदा होती जब होता कोई घृणित व्यवहार पर, होता बहुत सुधार। निंदा में पीछे न रहें, करें समाज का जीर्णोद्धार। निंदा धर्म से निभाइए नित निंदकों के साथ, अपनी निंदा हो कभी लीजिए सरमाथ। डरे डरे से ना रहे, निंदा करने के बाद सब कुछ भूल जाइए, कहें हमें न कुछ भी याद। इति श्री निंदा भूला। हमारा और आपका, याद रखिए, हमारा और आपका स्टेशन भी इसी सीधी लाइन पर पड़ेगा। जैसा हमने खा रहे हैं वैसे हमें खिलाने भी पड़ेगा, वैसे ही हमें स्वागत सत्कार भी करना पड़ेगा। नाश्ता पानी खाना और खाने के बाद आइसक्रीम भी निपट गई। अब विषय की बात पर आते हैं।
हाँ, तो मैं कह रही थी कि इस बार की तरह वही विषय क्यों मिलते हैं? क्या हमारी सभा के घोषणा पत्र में ये सब लिखा है कि एक बार जो नियम बन गया तो हमेशा के लिए लागू रहेगा? घोषणा पत्र सही बात आंटी नहीं है, जो बोलना चाहिए बोल लीजिए। उम्र से याद आया, लोग मुझसे कहते हैं आपकी उम्र हो गई है, कुछ भगवान में भी मन लगा लिया करो, कुछ नहीं तो राम नाम की माला ही जप लिया करो। भगवान भजन नहीं किया तो हरिशंकर परसाई जी के पात्र भोला राम जीव के जीव की भांति तुम्हारा जीव भी यमदूतों से छुपता छुपाता घूमता रहेगा। भोला राम का जीव अपनी पेंशन की फाइलों में छुप कर बैठ गया था, तुम्हारा जीव उसको तो किसी धार्मिक पुस्तक में छुपा। इस बीमारी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गरीब, अमीरों और नेताओं सबको होती है। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सड़क पर बहता गटर, सब कुछ देखते हैं पर अगले ही पर भूल जाते हैं। अरे भाई, अब तो ऐसा ही चलता है, यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं। राजनीति में तो यह बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है। चुनाव से पहले नेताजी को हर गली का गड्ढा, हर मोहल्ले की टूटी सड़क और हर गरीब की बेबसी, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी की चिंता खाए जाती है। लेकिन जीतते ही उन्हें अचानक भूलने की गंभीर बीमारी हो जाती है। फिर वही सड़कें और वही जनता उन्हें अगले चुनाव तक याद नहीं रखता। आप इसे वोटर एमनीशिया भी कह सकते हैं। वोटर एमनीशिया, भूलने की बीमारी, अच्छा वर्ड है। जनता भी इसी बीमारी की शिकार हो चुकी है। महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल के दाम आसमान छूते हैं, बिजली पानी की समस्याएं बनी रहती है। लेकिन कुछ दिन गुस्सा दिखाने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, कहकर हम वापस अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं। हम भारतीयों की स्मरण शक्ति अद्भुत है, नहीं, भूलने की शक्ति अद्भुत है। हम भ्रष्टाचार, घोटाले, बलात्कार, सांप्रदायिक दंगे, बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं रहता, पर हम याद रखना जरूरी नहीं समझते। हर घोटाले के बाद कुछ दिनों तक टीवी चैनलों पर हंगामा होता है, सोशल मीडिया पर क्रांति आ जाती है, हर गली चौराहे पर बहस छिड़ जाती है, फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अरे भाई, जिंदगी चलती रहनी चाहिए, हमारे पास भूलने का इतना शानदार टैलेंट तो है। इसलिए उन लोगों ने सोसाइटी के गेट पर भंडारे का आयोजन किया था। भंडारे के बाद हम सभी को चाय का निमंत्रण मिला, तो हम सहर्षी तैयार हो गए। हम 5-6 सखियां अपने अपने पतियों के साथ वहां पहुंच गए। चूंकि हमारी पारिवारिक मित्रता है, इसलिए औपचारिकता वगैरह का कोई सवाल ही नहीं था। वहां सबसे पहले तो भैया के जन्मदिन का केक कटा, फिर चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए पुरुष वर्ग एक तरफ और हम महिलाएं एक तरफ बातों में मगन हो गए। हमारे बीच एक मित्र और थी जो दूसरी सोसाइटी से अकेली ही आई थी। बातों ही बातों में 1-2 घंटे कैसे बीते हमको पता ही नहीं चला। फिर लगा कि अपना भी एक घर है, अब चलना चाहिए। इतने में एक दोस्त ने दूसरी सोसाइटी वाले मित्र से कहा कि हम सब होली दिवाली में ऐसे बैठते हैं, तो हमारे उठते ही पति लोग भी उठ जाते हैं और हम जहाँ जहाँ जाते हैं पीछे पीछे वो भी चलते रहते हैं। हम सबने हाँ में हाँ मिलाई। मुझे कुछ ज्यादा ही जोश आ गया, तो मैंने कहा अभी तुम्हें सैंपल भी दिखा देते हैं। इतना कह हम सखियां उठ गए। जब हमने पुरुष वर्ग की ओर देखा तो कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं। फिर हम इन लोगों को देखते हुए बाहर आ गए कि ये भी हमारे पीछे पीछे आएंगे। लिफ्ट में घुसने पर उसने ताना भी दिया कि यहाँ तो कोई नहीं हिला, तो हमने सफाई दी कि लिफ्ट भर गई है, अभी ऊपर आएगी तब ये लोग आ जाएंगे। फिर हम नीचे धूप में खड़े अपने पतियों का इंतजार करने लगे कि अब ये लोग आ ही रहे होंगे। तीसरी सखी लगातार व्यंग से हम सबको देख रही थी। घोर बेइज्जती तब हुई जब एक के पति का फोन आया कि ऊपर आकर घर की चाबी ले जाओ। अब हम समझ गए कि ये लोग नहीं उठने वाले। दोस्त के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी सो अलग। उसी दिन कान पकड़ के कसम खाई कि अब कभी भी इतने विश्वास के साथ पतियों के बारे में कोई भी बात किसी से नहीं करें। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हालात तो ये है
कि उठते बैठते खाते पीते उसी की बातें, उसी का साम्राज्य, नित नए परिवर्तन, नित नई चाल। अभी मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से जूझ ही रही थी कि एक और AI असिस्टेंट एलन मस्क का एक्स ग्रोक आ गया अपना पिटारा लेकर। ग्रोक बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। ऐसी बात फैलते ही लोग गूगल की जगह ग्रोक से सवाल पूछने लगे। जवाब से तो मानो लगने लगा वह तो अंतर्यामी है, सब जानता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ समस्याएं ग्रोक के सम्मुख रख दूं। मैंने कहा, मित्र ग्रोक, क्या तुम मेरी हास्य लिखने में मदद कर सकते हो? ग्रोक ने तुरंत उत्तर दिया, क्या इंडियाज गॉट लेटेंट जैसा हास्य चाहिए? मैं घबराई, नहीं, मैं संस्कार वैभव की सदस्य हूँ, संस्कारी हूँ, मुझे तो विशुद्ध हास्य चाहिए। ग्रोक ने तुरंत कहा, विशुद्ध हास्य कहाँ है आजकल? हास्य के नाम पर या तो पति पत्नी के चुटकुले या किसी को नीचे दिखाने के जुमले। पर थाईलैंड जाने का मन बनाया। यह सुनकर पतिदेव घबराया, फिर भी उन्होंने हाँ में सर हिलाया। उनकी हाँ सुन मैं खुशी से झूमी। सपनों में भी मैं फॉरेन ट्रिप ही घूमी। थाईलैंड मेरी आने की खबर से हिल उठा, भूकंप के झटकों में जा फंसा। बिल्डिंग ऐसे हिलती और नाचे जाएं जैसे मेरे आने की खुशी मनाएं। समुद्र में आए ऐसे उफान, सारे पर्यटक हुए परेशान। समुद्र में आया ऐसा जोश, लोगों के उड़ गए होश। पानी में सब बहते जाएं, अपनी जान कैसे बचाएं। यह न्यूज़ देख मैं घबराई, फिर ट्रिप न जाने का मन बनाई। पहली बार पति ने फॉरेन ट्रिप की हामी दी, फिर लगता है ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना की, आप ही ट्रिप कैंसिल करवाओ, मुझे इस विपदा से बचाओ। हालात देख पत्नी खुद ही ना करेगी और यदि जाएगी तो भी मरेगी। दोनों हालात में मेरा ही फायदा, होगा वही जो पत्नी का इरादा। सभी जने